हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि परिमेय संख्या के अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, परिमेय संख्या के जो संकेताक्षर है क्यू वो कहाँ से लिया गया है। साथ ही दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित जो मानक रूप और उसका जो सरलतम रूप होता है उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से व्याख्या और उसके दोस्तों उदाहरण के साथ हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में समझने वाले हैं। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेंगे। अगर वो लास्ट एंड तक ना भी देखें, अगर आधा अब भी अगर देखेंगे और उनको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो मेरी इस वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। लेकिन अगर पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने लिखा है परिमेय संख्या के अंग्रेजी शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों जन्म, उद्भव। ठीक है, इस मतलब कैसे जो अंग्रेजी शब्द परिमेय संख्या का वो हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो अंग्रेजी शब्द वो होता क्या चीज़ है। तो इसी चीज़ को दोस्तों मैंने आप लोगों को सरलतापूर्वक बताने का प्रयास किया है इस कथन के माध्यम से। देखिएगा, परिमेय संख्या का अंग्रेजी शब्द रेशनल नंबर होता है। इतना तो दोस्तों आप लोग को ज्ञात होगा कि परिमेय संख्या का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या होता है दोस्तों, रेशनल नंबर होता है। और आपका जो टॉपिक है वो क्या है कि परिमेय संख्या के अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति। तो परिमेय संख्या के जो अंग्रेजी शब्द जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, जिसमें रेशनल शब्द की व्युत्पत्ति। कहने का मतलब कि हमारा जो संबंध है वो अंग्रेजी शब्द नंबर या फिर हिंदी शब्द संख्या से नहीं है। हमारा इस टॉपिक का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे परिमेय से है। यानी कि परिमेय का जो अंग्रेजी है रेशनल, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है उसको हमें जानना है। तो इस चीज़ को दोस्तों हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसमें रेशनल शब्द की व्युत्पत्ति एक अंग्रेजी शब्द, मतलब ना ये ग्रीक भाषा है ना कोई दोस्तों दूसरी भाषा है, मतलब एक ऐसा है एक प्रकार अंग्रेजी शब्द है, सामान्य शब्द है अंग्रेजी शब्द। किससे हुई है, रेशियो से हुई है। किससे हुई दोस्तों, रेशियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनुपात। तो दोस्तों आप इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि हम अनुपात में जब किसी भी संख्या को प्रदर्शित करेंगे तो वह संख्या अपने P बटा Q के रूप में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि अनुपात का जो तात्पर्य होता है उसका जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो होता है बटा। यानी बटा में उसका जो ऊपर वाला भाग होगा वो अपने अंश को निरूपित करेगा और जो नीचे वाला भाग होगा वो अपने हर को निरूपित करेगा। और परिमेय संख्या भी वही काम करता है। यानी ये भी क्या करता है दोस्तों कि अपने अंश और हर के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसलिए अनुपात का जो अंग्रेजी शब्द है रेशियो, इसी अंग्रेजी शब्द से दोस्तों आपके परिमेय का जो अंग्रेजी शब्द है रेशनल, उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए हम लोग रेशियो से क्या करते हैं, रेशनल बनाते हैं और इसी रेशनल का हिंदी होता है परिमेय। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों भूलने का प्रयास नहीं कीजिएगा कि परिमेय संख्या में जो परिमेय का अंग्रेजी शब्द है रेशनल, उसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो किससे हुई दोस्तों, रेशियो से हुई है। क्यों, क्योंकि रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, और कोई भी संख्या अगर अपने अनुपात में रहती है तो वो दोस्तों अपने परिमेय संख्या के रूप में जानी ही जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, परिमेय का अंग्रेजी शब्द रेशियो से हमने रेशनल का निर्माण किया है। हमने मतलब वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसके अगले टॉपिक को। तो दोस्तों इससे पहले थोड़ा सा नोट है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग के माइंड में आता होगा कि जो परिमेय संख्या का जो अंग्रेजी शब्द है वो होता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर में जो इसका फर्स्ट लेटर है स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर मानिए ना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कैपिटल आर जो होता है वो वास्तविक संख्या का संकेताक्षर होता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ होता है नेचुरल नंबर से, किससे होता है, नेचुरल नंबर से, तो उसका संकेत होता है एन। पूर्ण संख्या का प्रारंभ होता है होल नंबर से, उसका संकेत होता है फर्स्ट लेटर डब्ल्यू। और जो आपका वास्तविक संख्या है उसका प्रारंभ होता है रियल नंबर से, तो उसका संकेताक्षर होता है उसका फर्स्ट लेटर आर से। तो जब इसका प्रारंभ होता है रेशनल, मान चलते कैपिटल आर से ना होगा, छोटा आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, छोटा आर से स्टार्ट हो रहा है रेशनल, तो क्या हम इसका जो संकेताक्षर है वो हम आर से संबोधित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आर से संबोधित ना करके आप बुक में या फिर और बहुत सारे दोस्तों आप लोगों किताबों में देखे होंगे कि जो परिमेय संख्या का जो संकेताक्षर है उसको प्रकट कौन करता है, क्यू करता है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस जरूर आते होंगे कि आखिर हम क्यू को क्यों प्रकट करते हैं परिमेय संख्या के संकेत को लेकर। तो दोस्तों इस नोट को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, परिमेय संख्या का संकेताक्षर
क्यू एक अंग्रेजी शब्द क्वांटेंट से लिया गया है। किस लिए गया है दोस्तों? क्वांटेंट से लिया गया है। इसीलिए दोस्तों इस क्वांटेंट के कारण ही आपके परिमेय संख्या का जो संकेताक्षर होता है उसे हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? क्यू अक्षर से निरूपित करते हैं। अर्थात हम दोस्तों क्या करते हैं कि इस क्यू की सहायता से ये बताते हैं कि जो आपके संख्या हैं वो अपने परिमेय संख्या के रूप में है। क्यों है? क्योंकि ये जो क्यू है दोस्तों वो क्वांटेंट से लिया गया है और जिससे लिया गया है हम उसी को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग इंटीजर देखे होंगे, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, तो उसका फर्स्ट लेटर होता है आई, लेकिन आई से हम क्या करते हैं? पूर्णांक संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। हम किससे करते हैं? कैपिटल जेड। ठीक है, तो जब हम कैपिटल जेड से उसको क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, तो जो जेड है कहीं ना कहीं से लिया गया होगा। तो जेड किसे लिया गया है? जाइलिन से। ठीक है, आप लोग पता है, तो उस जाइलिन से जो जेड लिया गया है उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पूर्णांक संख्या को निरूपित करते हैं। जिस प्रकार से हमने परिमेय संख्या का संकेताक्षर क्यू को निरूपित किया, तो आप लोग इस चीज को भी क्या किए हैं? अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक बात करते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या के मानक रूप को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि परिमेय संख्या का मानक रूप हम कहते किससे हैं। तो यहाँ पर कथन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा दोस्तों। ठीक, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि किसी परिमेय संख्या के अंश, किसी परिमेय संख्या के अंश। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मान लिया कि x और y पूर्णांक है, और आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या में दो पूर्णांक संख्याएं होते हैं। पहला होता है अंश वाला पूर्णांक और दूसरा होता है हर वाला पूर्णांक। तो हमने यहाँ पर दो पूर्णांक x और y ले चुका है। आप चाहे तो दोस्तों x को हर मान सकते हैं या फिर अंश मान सकते हैं, y को आप हर मान सकते हैं या फिर अंश मान सकते हैं, लेकिन जो पहला पूर्णांक होता है उसको दोस्तों हम लोग अंश मानते हैं और जो दूसरा पूर्णांक होता है उसे दोस्तों हम लोग हर मानते हैं, क्योंकि दूसरे पूर्णांक से ही पहले पूर्णांक में भाग दिया जाता है और भाग देने वाला भाजक हमेशा और हमेशा हर में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी परिमेय संख्या के अंश एवं हर को उभयनिष्ठ विभाजक, उभयनिष्ठ विभाजक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? उभयनिष्ठ विभाजक का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपके विभाजक होंगे, मतलब जिससे दोनों संख्याएं कटेंगी, वो विभाजक वो अंश और हर इन दोनों संख्याओं के साथ सम्मिलित होनी चाहिए, जो इन दोनों संख्या क्या कर सके? पूरी विभाजित कर सके। उसी को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विभाजक। से भाग देने पर जो निम्नतम पद मिलता है, जबकि हर धनात्मक हो। हर क्या दोस्तों? धनात्मक, मतलब जो हर का मान हो वो कभी भी ऋणात्मक रूप में प्राप्त ना हो। आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या के अंश का मान धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर उसके हर का मान धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें परिमेय संख्या के मानक रूप को, तो दोस्तों परिमेय संख्या का जो अंश होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका हर होता है वो हमेशा दोस्तों क्या होगा? धनात्मक होगा। आप लोग याद रखिएगा। तो उसे ही हम लोग परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि यहाँ पर हमने x और y को पूर्णांक माना है और x एवं y का उभयनिष्ठ विभाजक m माना है, तो इस प्रकार से आपके परिमेय संख्या का जो मानक रूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी x बटा y इक्वल टू x भागे m बटे y भागे m, यानी कि x और y आपका दो पूर्णांक संख्या है जिसमें x आपका अंश और y आपका हर है, और आपका जो m है दोस्तों वो x और y का उभयनिष्ठ विभाजक है, और उसी विभाजक से हमको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को भाग करना है। अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कोई एक संख्या ले लेते हैं। मान के चलते दोस्तों कि हमने यहाँ पर एक संख्या ले लिया है 45 और बटा में एक संख्या ले लिया है दोस्तों हमने 15। ठीक, एक संख्या हमने लिया है 45 और एक संख्या दोस्तों हमने ले लिया है 15। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि 45 और 15 को हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ विभाजक है वो होगा क्या। तो दोस्तों हमें उभयनिष्ठ विभाजक का पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि 45 को तोड़ना होगा। मतलब 45 को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका दोस्तों विखंडन करते हैं। तो जब आप 45 का विखंडन कीजिएगा तो 45 का विखंडन कैसे होगा? देखिए यहाँ पर देखिए 5 से कीजिए, 5 9 45 होगा ना दोस्तों। 5 9 9 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 9 5 45। अब 15 का हम लोग विखंडन करते हैं, 15 का, तो 15 दोस्तों विखंडन करते हैं तो 5 3 आई 15, 5 3 कितना होता है
15। यहाँ से 3 से जाएगा तो कटा देंगे, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्या मिले, देखिए ध्यान से, 5 3 15, 15 3 45। तो दोस्तों हम लोग 45 की जगह पैसे लिख सकते हैं, 45 इजिकल टू 5 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब 15 इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 3। इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं उभयनिष्ठ होंगी वही दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि जो 5 है वो 45 में भी सम्मिलित है और ये जो 5 है वो 15 में भी सम्मिलित है। इसके साथ ही ये जो 3 है वो 45 में भी सम्मिलित है और ये जो 3 है वो 15 में भी सम्मिलित है। बट यहाँ पर जो 3 है वो 45 में तो सम्मिलित है लेकिन 15 में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से आपके 45 और 15 का जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या होगा, 5 गुणे 3 यानी कि 15 होगा। यानी यही दो संख्याएं क्या हो रही हैं, इन दोनों में मिल रहे हैं। तो 5 से कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 45 और 15 का जो उभयनिष्ठ विभाजक होगा वो 15 होगा और यही 15 दोस्तों आपका क्या है, एम है, जो आपने क्या किया है, उभयनिष्ठ विभाजक माना है। अब हमको क्या करना है, इसको मानक रूप में लाने के लिए इसके अंश और हर से हम उभयनिष्ठ विभाजक से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए कैसे दे सकते हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। जब दोस्तों हम लोग यहाँ पर 45 को किससे भाग देंगे, 15 से, और फिर दोस्तों हम लोग 15 को किससे भाग देंगे, 15 से। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों निकल सकता है। देखिए 45 भागा को जब हम गुणा में चेंज करेंगे तो हर में क्या है दोस्तों 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 जाएगा ऊपर, 15 आ जाएगा नीचे। फिर 15 गुणा उसी प्रकार से कर सकते हैं 1/15। 45 को दोस्तों क्या करेंगे, 15 से घटाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर घटा सकते हैं 15 3 45, अब 15 15 खत्म। तो यानी आपका जो इसका मानक रूप होगा दोस्तों वो केवल और केवल 3/1 निकल कर आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें सिंपली रूप का तो वो दोस्तों केवल आएगा 3। यानी कि अगर 3 के अंश में, तो 3 का अंश क्या होगा, तो 3 का अंश 3 होगा, हरवा में 1 छिपा हुआ है। बात को समझ रहे हैं आप ना, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1। तो 3/1 में जो 3 है वो अंश है। तो जब इस अंश में हम पुनः से अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो एचसीएफ है 15 उससे हम गुणा करेंगे, अब फिर हम इसके हर में 15 से गुणा करेंगे तो जो आपका संख्या है वो फिर से प्राप्त हो जाएगी। यानी 15 3 45 है, अब 15 एकम 15। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों एक उदाहरण में और लेकर चलता हूँ जिससे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलते दोस्तों कि हमने यहाँ पर लिया 25 और हमने नीचे ले लिया दोस्तों यहाँ पर 30, ठीक है, 25 और 30 लिया। और हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका उभयनिष्ठ विभाजक पता करने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, 5 × 25। 30 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 5 × 6 30। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों जब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों में कौन मिल रहा है, 5 है, 5 यानी 5 25 में भी सम्मिलित है और इसमें जो 5 है वो 30 में भी सम्मिलित है। यानी दोनों में मिल रहा है दोस्तों कौन, 5 5। तो 25 और 30 का जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, वो निकल कर आएगा 5। और जो एचसीएफ 5 निकल कर आया है वही इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ विभाजक है। और हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसके उभयनिष्ठ, इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ विभाजक से इसके अंश और हर को भाग देते हैं। क्या करने के लिए, परिमेय संख्या का मानक रूप प्राप्त करने के लिए। तो इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि 25 भागे कितना है दोस्तों, 5 अब बटा 30 भागे कितना है दोस्तों, 5। तो इसको हम ऐसे फिर से लिख सकते हैं जिस प्रकार से हम लोगों को पहले बताया था, 25 गुणा 1/5 और 30 गुणा 1/5 कटता है। तो दोस्तों हम अगर कटा देंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 25 है वो कट जाएगा 5 से 5 बार में, 5 × 25। और यहाँ पर जो 30 है दोस्तों वो कट जाएगा 5 से 6 बार में, 5 × 6 30। और इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा 5/6। और जो 5/6 है दोस्तों वही क्या है, वही आपका परिमेय संख्या का मानक रूप है। बट अगर कभी भी दोस्तों परिमेय संख्या के हर में अगर आपको माइनस मिल जाए तो हम यहाँ कभी भी भूल कर भी हम क्या करेंगे,
माइनस को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। अगर माइनस को रखिएगा तो वो उसका मानक रूप ना कहलाकर सरलतम रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? सरलतम रूप कहलाएगा। देखिए मानक रूप और सरलतम रूप ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि जब आप परिमेय संख्या के अंश और हर को ले रहे हैं तो अंश और हर में जो आपके सार्व गुणनखंड होना चाहिए वो केवल एक होना चाहिए। मतलब कि एक के अतिरिक्त इन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वही दोस्तों कहलाता है आपके परिमेय संख्या का सरलतम रूप। बट उसमें आपका जो अंश होगा वो धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है और उसका जो हर होगा वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। पर शून्य आप जानते करते हैं कि परिमेय संख्या का हर कभी शून्य नहीं होता है, परंतु जबकि परिमेय संख्या का मानक रूप है दोस्तों उसमें हर का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं रहेगा, बल्कि सरलतम रूप में उसके हर का मान ऋणात्मक हो सकता है। अगर बाय द वे आपको संख्या दे दिया जाए दोस्तों ऐसे कि 25 बटा में दे दिया जाए -30, अब बोला है कि इसको क्या कीजिए सरलतम रूप में ना मानक रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 25/30 आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग -5 से भाग देंगे, ऐसे -5 से अपने से एकदम अपने से। आपको पता है कि अगर मानक रूप में लाना है तो मानक रूप में इसका हर कभी भी ऋणात्मक नहीं रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है कि जबकि हर धनात्मक हो यानी कि जो हर हो कभी भी ऋणात्मक ना हो, तो हम जब माइनस से क्या करते हैं भाग देते हैं तो ऊपरे वाला भी माइनस हुआ और नीचे वाला माइनस हुआ, तो माइनस माइनस हम लोग क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 छक्का हो जाएगा 30, यानी कि अपने किस रूप में आ जाएगा 5/6 के रूप में आ जाएगा। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग कभी भी रिमेंबर रखिएगा, आप लोग बिल्कुल भी भूलने का प्रयास नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि मानक रूप और सरलता रूप को एक बताते हैं, लेकिन मानक रूप और सरलता रूप अलग होता है। यानी कि मानक रूप में हर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि सरलतम रूप में परिमेय संख्या का हर क्या हो सकता है दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं परिमेय संख्या के मानक रूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिख लेते हैं जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही सहायता करेगी। तब तक आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप लोग उतार लीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जिस चीज़ को मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया था उस चीज़ को दोस्तों मैंने यहाँ पर कथन के रूप में लिख दिया है। ऐसे में दोस्तों इसलिए आप लोगों को बताना महत्वपूर्ण समझाऊं क्योंकि मैं जो दोस्तों आप लोग को बताया वो हो सके आप लोग उसको भविष्य में भूल जाए। तो अगर दोस्तों इस चीज़ को अगर अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं तो अगर आप भूल भी जाते हैं दोस्तों, तो अगर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आप बिल्कुल उसको भूल नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कथन के रूप में लिख कर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि प्रत्येक परिमेय संख्या के मानक रूप का हर धनात्मक होता है। यानी बताया था दोस्तों कि किसी भी परिमेय संख्या के मानक रूप में जो हर का मान होता है वो ऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया कि मानक रूप का जो हर होता है वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी ये जो टॉपिक है वो किससे संबंधित है परिमेय संख्या के मानक रूप से संबंधित है। अगला टॉपिक में बोला जा रहा है दोस्तों कि अंश तथा हर का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं रहता है। कैसे रहेगा दोस्तों? अभी मैंने आप लोग बताया कि जो आपके परिमेय संख्या में अंश और हर होता है इन दोनों संख्याओं में जो उनके उभयनिष्ठ विभाजक होते हैं उस उभयनिष्ठ विभाजक से जब इस अंश और हर को भाग दिया जाता है तो ये दोनों के दोनों संख्याएं अपने किस रूप में हो जाते हैं सरलता रूप में हो जाते हैं। और सरलता रूप में वही संख्याएं होंगी जिन संख्याओं का एक अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अंश तथा हर का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं रहता, यानी वो किससे कटेंगे एक ही से कटेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ बताया गया है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं रहता है। अगला टॉपिक में है अंश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो अंश का मान है परिमेय संख्या के मानक रूप में यह धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि शून्य हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, परंतु उसके जो हर का मान है दोस्तों वो कभी भी क्या हो सकता है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, सिवाय क्या हो सकता है तो धनात्मक होगा। अब अगला नंबर में है कि किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए उसके अंश और हर को मसा से, तो आप लोग मैंने बताया था ना कि किस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या के अंश और हर का मसा निकाल कर उसी मसा से उसके अंश और हर में भाग देकर उस परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग बताया था, आप उसको दोस्तों समझ लिए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कथन के रूप में सजा दिया है। तो मसा से क्या करते हैं हम लोग दोस्तों ऋण चिन्ह पर बिना कोई ध्यान दिए यदि कोई हो, मतलब अगर ऋण चिन्ह नहीं रहता है तब तो ठीक है, अगर ऋण चिन्ह रहता है तब उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। कब? जब अंश में रहता है ऋण चिन्ह, तब हर में रहेगा तो देंगे। आप लोग बताए थे हर में रहेगा तो क्या करेंगे मौसा को ऋण करके उससे क्या करेंगे हम लोग
भाग दे देंगे। देखिए बताते हैं, उसके नीचे भी लिखे हैं ऋण चिन्ह पर बिना कोई ध्यान दिए भाग देते हैं। यानी कि जैसे दोस्तों मान चलते हैं कि यहाँ पर 25/30 का जो सरलतम रूप है यानी कि मानक रूप है दोस्तों 5/6 है। अब मान चलते हैं यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी कितना हो गया माइनस। तो अब आप क्या कीजिएगा कि इस पर बिल्कुल भी आप माइनस पर मत ध्यान दीजिएगा, यानी जब आप इसको भाग दीजिएगा दोस्तों तो ऐसे दीजिएगा ना -25/5 फिर 30/5, तो गुणा के रूप में जब ये चेंज होगा तो -25 गुणा 1/5, तो माइनस तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, सिंपल रूप से जैसे गुणा करते थे वैसे हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 25 को 1/5 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, मतलब 25 जो होगा वो 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों -5। अब फिर बटा में जो 30/5 है तो 30 गुणा 1/5 हो जाएगा, 30 कट जाएगा 5 से, कितने बार में, वो 6 बार में। आप लोग समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हुआ कि आपके -5/6 है वो आपके परिमेय संख्या के मानक रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यदि हर में ऋणात्मक चिन्ह है तो -मसा से भाग देते थे। मैं आप लोग बताया था ना दोस्तों कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर अंश में ऋणात्मक चिन्ह ना होकर माइनस जो है वो हर में रहे दोस्तों, तो हम क्या करते हैं अपना मन से जो आपका उभयनिष्ठ विभाजक है यानी जो मसा है दोस्तों, अंश वाला को तो छोड़ देंगे, ठीक ना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो हर में आपका जो आपका उभयनिष्ठ विभाजक जो मसा है आपका, उसको हम अपना मन से क्या करेंगे दोस्तों माइनस लगा लेंगे, क्योंकि बोला है कि माइनस मसा यानी इसमें माइनस लगा लेंगे। तो माइनस लगाने से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस है। और जब 30 को दोस्तों 5 से कटाइएगा तो यहाँ पर किस रूप में आ जाएगा, वो प्लस रूप में आ जाएगा, यानी -30 और -5 को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर +6 के रूप में आ जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा दोस्तों भूलने की कोशिश मत कीजिएगा कि जो परिमेय संख्या के मानक रूप का जो हर का मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना, वो हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा। अब अभी मैंने आप लोग को बताया कि परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है और जो सरलतम रूप होता है वो दोनों एक ही होता है, बस फर्क ये होता है कि परिमेय संख्या के मानक रूप में जो हर का मान होता है दोस्तों वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि परिमेय संख्या के सरलतम रूप में हर का मान ऋणात्मक हो सकता है। तो इस चीज़ को दोस्तों हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। बोला है इसमें किसी परिमेय संख्या का वह रूप जिसमें अंश तथा हर में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि जो आपके अंश और हर की जो संख्याएं होंगी दोस्तों वो सअभाज्य संख्याएं होंगी और सअभाज्य संख्या में एक अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहलाती है। तो इसका उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि 12/20 का सरलतम रूप क्या होगा, 3/5, यानी हम क्या करेंगे कि 12 और 20 का हम एचसीएफ निकालेंगे और उस एचसीएफ को अंश और हर में भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 3/5 निकल कर आएगा। फिर दोस्तों हम लोग 25 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे तो 25 और 30 का एचसीएफ निकालकर हम क्या करेंगे 25 और 30 में भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा इसका सरलतम रूप 5/-6। तब देख सकते हैं जो आपके परिमेय संख्या का सरलतम रूप है उसके हर में क्या है, -6 है, लेकिन जो आपका परिमेय संख्या का मानक रूप है उसके हर में बिल्कुल भी माइनस नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का परिमेय संख्या से संबंधित कुल जितने भी महत्वपूर्ण तत्व थे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, बच चुके हैं शेष दोस्तों आपके परिमेय संख्या के प्रकार और उस परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, उसे दोस्तों मैं आप लोग के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा आप लोग के लिए लगा होगा, आप लोग को दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।